देखना 28 तक किए थे हम लोग। होमवर्क क्या हो गया? था होमवर्क है ना, कि नहीं था? लिखा हुआ तो है भैया। मैं मेरे को पता है तुम कौन सा कॉपी में किए हो ना। कोई नहीं किया होमवर्क भैया? इधर अंशुमान हुआ है? नहीं, प्रथम नहीं। देखना ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक कर लो। प्रवेश, ठीक है, ऑडियो प्रवेश, कृष्णा, क्रेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 29। पॉइंट नंबर 29 लिखना, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब इसमें फिक्स एसेट खरीदे, उसमें तो कोई खास एंट्री है नहीं। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एसेट बढ़ा डेबिट हुआ, कैश कम हुआ क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी एक एसेट खरीदते हैं, लेट से हम लोग एक एसी खरीदे, ठीक है। लेट से हमको एसी पड़ा 40,000 का, ठीक है। हम दुकान में 40,000 पे की। अब वो एसी को हम घर लेकर आएंगे, तो घर लाने में रास्ते में हमको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, उसको भाड़ा लगा हम लोग का। और हमारे 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में घर है, तो हमको चढ़ाना भी पड़ा एसी, खुद तो नहीं ला सकते, बहुत भारी होता है, ठीक है। तो लेट से 500 रुपये हमारा टोटल खर्चा हो गया लाने में और लाकर उसको चढ़ाने में, ठीक है। अब लाकर यहाँ रखा हुआ है एसी। क्या अभी एसी ठंडा हवा देगा कि उसको फिट कराना है? फिट कराना पड़ेगा, तो इसको हमको इंस्टॉल करवाना पड़ा। इंस्टॉल करवाना मतलब एसी को फिट करवाना पड़ा, खुद तो नहीं कर सकते, फिर हमको किसी को बुलाना होगा, ठीक है। और वो इंस्टॉल करवाए, और साथ में हमारे को कुछ और भी पार्ट्स लगा, जैसे एक स्टेबलाइजर लगेगा, ठीक है। तो मिला जुला के हमारा 4,500 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है। अब हमको इसको रिकॉर्ड करना है, तो हम तो एसेट तो चलो 40,000 का रिकॉर्ड करेंगे, वो तो ठीक है। 500 रुपए का खर्चा हुआ, भाड़ा लगा, कैरेज या भाड़ा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। 4,500 का इंस्टॉलेशन लगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे अलग से, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड नहीं करके हम एक बार में रिकॉर्ड करते हैं कि 45,000 रुपए का एसी खरीदे, उस पे जितना भी खर्चा हुआ एसी को रेडी फॉर यूज करने तक का, वो सारा का सारा खर्चा हम लोग उसके कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट्स में कि 40,000 का एसी, 500 रुपए भाड़ा, 4,500 इंस्टॉलेशन, ऐसे नहीं रिकॉर्ड करते। हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? 45,000 का एसी खरीदे, बात खत्म, ठीक है। तो जब भी फिक्स्ड एसेट्स हम लोग, बता रहा हूं, जब भी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे, कोई भी फिक्स्ड एसेट क्यों ना हो, जब तक उसको हम घर लाकर यूज करना चालू नहीं कर देते, उस समय तक जितना भी खर्चा हुआ सारा का सारा उस एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। जैसे मेरे एग्जांपल में 40,000 का एसी खरीदे, उसको रास्ता में लेकर आए, 500 रुपए खर्चा हुआ, 4,500 रुपए एक टेक्नीशियन को बुलाए जो इंस्टॉल किया, उसको लगाया उसको। तो बेसिकली एसी से ठंडा हवा खाने के लिए 45,000 रुपए लगा कि नहीं तुम्हारा? 40 का एसी, 500 रुपए रास्ता में भाड़ा और 4,500 रुपए
टेक्नीशियन को दिए इंस्टॉलेशन के लिए। तो एसी से ठंडा हवा खाने के लिए कितना रुपए खर्चा हो गया? 45,000। तो हम लोग एक बार में रिकॉर्ड करेंगे एसी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 45 45। समझ में आ रहा है? इतना सा बात है कि 40, 500, 4,500 अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करके एक बार में रिकॉर्ड करेंगे पूरा का पूरा 45,000। ठीक है, बात समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, वो चाहे कोई भी एसेट क्यों ना हो, उसको इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा एसेट के कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, लिखना इसके अंदर ऑल दी expenses incurred to put the asset into use. All the expenses incurred to put the asset into use is added to the cost of the asset. Is added to the cost of the asset. For example, installation expenses, erection charges, etc. ठीक है, इंस्टॉलेशन या इरेक्शन एक ही मतलब है, मतलब फिट करवाना। ठीक है, इंस्टॉल करवाना। लिखना एग्जाम्पल, इसी के अंदर एक ही एग्जाम्पल है बस। परचेज एन एसेट फॉर 5 lakhs. Purchase an asset for 5 lakhs and spent 50,000 on its installation. 5 लाख का एसेट खरीदे, 50,000 खर्चा होगा फिट कराने में उसको। क्या अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, एक बार में रिकॉर्ड करेंगे 5.5 लाख का एसेट खरीदे डायरेक्टली। ठीक है, एंट्री लिखना। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश 5.5 लाख। समझ में आ रहा है? 5 लाख का एसेट और 50,000 का खर्चा इंस्टॉलेशन करने में। ठीक है, ठीक उसी तरह कोई सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदते हैं, जैसे हम लोग सपोज हम लोग सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदे 28,000 का और 2,000 रुपये खर्चा किए उसको ठीक हुई करा के रिपेयर करवाने में। तो कोई हमसे पूछेगा सेकेंड हैंड स्कूटी कितना में खरीदे, हम बोलेंगे 30,000 रुपये। 30,000 पड़ गया। 30,000 कैसे पड़ा? 28 में खरीदे, 2,000 खर्चा किए, तो एक बार में क्या बोलते हैं हम लोग? 30,000 रुपये खर्चा हुआ। ठीक है, तो जो भी एसेट हम खरीदते हैं और उस पर कुछ खर्चा हम लोग इनकर करते हैं, वो सारा का सारा खर्चा उसी एसेट के कॉस्ट में हम लोग ऐड करके एक बार में जनरल एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 30। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं बचा है ना, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे फ्राइडे कंप्लीट करने का, हुआ तो ठीक, वरना मंडे तो पक्का से कंप्लीट होगा ही। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और ये चैप्टर सबसे बड़ा है। इसके बाद तो तुमको अभी तक लग रहा है कि सिलेबस आगे जा नहीं रहा, कब से जर्नल पढ़ रहे,
एक बार में 1-2 हफ्ता में 2-3 चैप्टर आगे चल जाएगा, क्योंकि बाकी का चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। लेजर 2-3 क्लास, ट्रायल बैलेंस 2-3 क्लास, ऐसे 2-2 3-3 क्लास का चैप्टर है। जर्नली लगता है थोड़ा टाइम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। आज हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम लोग एक 4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाए, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। अब बहुत सारा खर्चा होगा इसमें हमारा, सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा, रॉड लगेगा, फर्नीचर, फिटिंग्स, पाइप्स, 1000 चीज का खर्चा है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछ लिया कितना खर्चा हो गया, व्हाट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है। अब हम इसको अगर अलग अलग बताएंगे, सीमेंट, अब बोले आ बैठ, आजा, बिठा लिया उसको पास, उसको हम बोले देख पहले तो मैं सीमेंट लाया था 2000 रुपए का, फिर 3 दिन बाद बालू लाया 500 का, ऐसे करके उसको 2 साल का खर्चा हम बताए। वो बोले क्यों, तो पूछा मैं इस आदमी से कितना खर्चा हुआ बोल के, फंस गया ये तो क्या ऐसा रिकॉर्ड करना सही रहेगा अकाउंट्स में? क्या कोई समझ पाएगा ऐसे रिकॉर्ड करोगे सीमेंट 2000, लैंड ये सैंड 500, रॉड 3000, ऐसे कितनी बार सीमेंट खरीदा होगा वो? बिल्डिंग बनाते बनाते 50 बार तो सीमेंट लाया होगा, 40 बार तो बालू गिरवाया होगा। एक एक करके हम खर्चा को ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमको कोई पूछता है 3 फ्लोर का 4 फ्लोर का घर बनाए, हमको कितना पड़ गया, हम उसको कभी ऐसा नहीं बताते हैं, ऐसे नहीं बताते। हम एक बार में बोलते हैं हाँ भाई 50 लाख लग गया, या 60 लाख लग गया, या 1 करोड़ लग गया, एक बार में बोल देते हैं कि नहीं उसको। हमेशा हम नॉर्मल लाइफ में भी यही करते हैं, तो अकाउंट्स में भी यही करेंगे। सीमेंट का खर्चा, सैंड का खर्चा, रॉड का खर्चा अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको सीमेंट के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक बार में जितना भी खर्चा हुआ सबको एक बार में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग बना, पैसा गया, बिल्डिंग टू कैश, काम खत्म, ठीक है। 50 लाख लग गया अगर सीमेंट, रॉड, बालू सब मिला जुला के 50 लगा एक बार में, बिल्डिंग टू कैश 50 लाख, 50 लाख, काम खत्म, ठीक है। तो अकाउंटिंग को हमको सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है जबरदस्ती को अकाउंट्स को। तो हम ऐसे इतना डिटेल में रिकॉर्ड करेंगे, किसी के काम का तो है नहीं वो इन्फॉर्मेशन, प्लस वो कोई समझ में नहीं पाएगा वो इन्फॉर्मेशन को ऐसे दिखाएंगे हम। तो हम एक बार में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग बनाए, 50 लाख खर्चा हुआ, एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो क्वेश्चन हमको बोलेगा सीमेंट परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एंट्री सीमेंट टू कैश नहीं होगा, एंट्री बिल्डिंग टू कैश होगा। रॉड परचेज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एंट्री फिर से बिल्डिंग टू कैश ही होगा। सैंड परचेज्ड, अगेन बिल्डिंग टू कैश, कुछ भी खरीदो तुम बिल्डिंग के लिए, एंट्री बिल्डिंग टू कैश होगा। सीमेंट, रॉड, सैंड ये सब नाम नहीं आएगा, ठीक है। लिखना all the expenses incurred all the expenses incurred for construction of building like cement, bricks, rod, etc. are debited to building account, are debited to building account, ठीक है। जितना भी खर्चा होता है सारा का सारा हम लोग किस में लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट में। लिखना एग्जाम्पल, cement 5 lakhs, bricks 3 lakhs and sand 2 lakhs,
परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्या एंट्री होगा? बिल्डिंग टू कैश एक बार में कितना रुपए? 532 10 लाख रुपए एक बार में बिल्डिंग टू कैश। एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख लेना इसमें। टेन लैक्स ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 31। सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, जब हम एसेट खरीदे, वो एसेट जब हमारे काम का नहीं रहेगा और तब हम उसको बेच भी देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल ऑफ एन एसेट। ठीक है, अब सेल करने में तो एंट्री तो बहुत सिंपल है, पैसा आएगा इस बार, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, और एसेट कम हो जाएगा तो एसेट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एसेट बेचने में लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे कोई फर्नीचर बेचते हैं तो लॉस होगा, एसी बेचा यूज किया हुआ एसी बेचेंगे तो लॉस होगा, लैंड बेचेंगे लेकिन जमीन बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एसेट, पुराना एसेट बेचने में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यूजुअली तो लॉस ही होगा, जमीन के केस में खाली प्रॉफिट होगा, बाकी सारे केसेस में लॉस होगा। ठीक है, लिखा एंट्री लिखना। पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड, और फिक्स एसेट जाएगा तो टू फिक्स एसेट होने ही वाला है, लेकिन लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। लॉस क्या होगा? डेबिट होगा, लॉस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा, और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक इनकम है, और इनकम क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, हाँ करेक्ट है, प्रवेश है ना। लिखना लॉस ऑन सेल, लिख लो एक बार वरना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी डेबिट हो रहा है टू। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, पैसा आ रहा है कैश डेबिट होगा, फिक्स एसेट जा रहा है तो फिक्स एसेट क्रेडिट होगा, ये तो चलो श्योर ही है। ठीक है, उसके अलावा या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर लॉस होता है तो लॉस डेबिट होगा। ठीक है, लॉसेस आर डेबिटेड, ये लॉस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एक इनकम है, और इनकम अगर बढ़ेगा तो इनकम विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो दोनों में से एक ही आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। ठीक है, कोई एंट्री में लॉस आएगा, कोई एंट्री में प्रॉफिट आएगा, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन वाले इतना? जैसे कि सपोज 10 लाख का एसेट था, ठीक है, हम उसको 8 लाख में बेच दिए तो लॉस हो गया, तो कैसे लिखेंगे एंट्री? कैश 8 लाख, लॉस 2 लाख, फिक्स एसेट 10 लाख, प्रॉफिट नहीं आएगा इसमें। समझ में आ रहा है ये? दूसरा, अगर 10 लाख का एसेट अपने 13 लैक्स में बेचते हैं,
10 लाख का एसेट 13 लाख में बेचे, पैसा आया 13 लाख, एसेट कम हुआ 10 लाख का और प्रॉफिट हुआ 3 लाख। इस बार लॉस नहीं आएगा, ठीक है। तो लॉस या प्रॉफिट एक ही चीज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 32, टर्न करना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? करेक्ट, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, मतलब जो, हाँ करेक्ट है प्रवेश, करेक्ट है ना। तो जो पैसा हमको देना था लेकिन हम अब तक दिए नहीं है, जो एक्सपेंस पे करना था लेकिन अब तक पे किए नहीं है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और हमारे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताया तुमको कि मार्च का सैलरी जो है दे देना चाहिए था 31 मार्च को, ठीक है, लेकिन हम उसको बोले कि अभी पैसा नहीं है, एक काम कर अप्रैल में ले लेना सैलरी, ठीक है। तो इसका मतलब मार्च का सैलरी दे देना चाहिए था लेकिन हम अब तक दिए नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, ठीक है। लिखना, इतना लिखते हैं पहले, लिखो द एक्सपेंसेस द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, जिसका पैसा दे देना चाहिए था, द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, जिसका पैसा हम अब तक दिए नहीं है, बट नॉट येट, 2 बार लिख लिएगा, बट नॉट येट पेड लिख चुका था, ठीक है। इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है, लिख लेना, इट इज अ liability for the business, the expenses which are due but not yet paid, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे एक्रूवल, याद है? क्या होता है बताओ एक्रूवल, व्हाट इज एक्रूवल? सुना है कहीं? हम्म, हाँ कुछ हद तक सही है। एक्रूवल का मतलब है कि जब भी अकाउंटिंग में कोई ट्रांजैक्शन होता है हम उसको उसी समय रिकॉर्ड करते हैं, चाहे पैसा दिए या नहीं दिए, चाहे पैसा मिला या नहीं मिला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज बेसिकली कैश से फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन जब हुआ तब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, भले ही इसका पैसा हम दिए नहीं है अब तक, लेकिन फिर भी इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में पैसा नहीं दिए इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक्रूवल में हम पढ़े हैं, ठीक है।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में है ये। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि पैसा दिए या नहीं दिए, पैसा मिला या नहीं मिला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग में अगर कोई चीज साल भर में हुआ है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा दिए हो या नहीं दिए। ठीक है, तो अगर एक्सपेंस पे हुआ है तो भी रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस पे नहीं हुआ है तो भी रिकॉर्ड होगा। हाँ, अलग तरीके से रिकॉर्ड होगा लेकिन रिकॉर्ड जरूर होगा। ठीक है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा भले ही पैसा नहीं दिए हैं हम लोग। ठीक है, लिखना कैसे रिकॉर्ड हो, पहले डिटेल लिखते हैं फिर उसका एंट्री लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंस तो है ही भले हम दिए हो या नहीं दिए हो। ठीक है, एक्सपेंस तो है ही, और एक्सपेंस क्लासिफिकेशन तो एक्सपेंस का ही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसीलिए डेबिट। ठीक है, दूसरा, अगर पैसा दिए होते तो, अभी लिखना मत, खाली देखना यहां पे, अगर पैसा सच में दे दिए होते तो कैश एसेट है, कम हो रहा है इसीलिए क्रेडिट होता, लेकिन पैसा तो दिए नहीं है तो ये नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, इसकी जगह कुछ और होगा। तो पैसा नहीं दिए हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं देंगे, देना तो पड़ेगा ही, तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, विल बी क्रेडिट। आया बात समझ में? पैसा दिए होते तो कैश क्रेडिट होता, पैसा नहीं दिए हैं फ्यूचर में देंगे तो क्या क्रेडिट होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? लिखना द जर्नल एंट्री विल बी, एंट्री लिख लो। expenses account debited to outstanding expense account। क्लियर है इतना? ठीक है, ये सेम हम लोग उसमें भी किए थे अकाउंटिंग इक्वेशंस में, एक्सपेंस पे किए हो या नहीं किए हो कैपिटल से माइनस करते ही थे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का नया कॉलम बनाते थे लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, जब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कहते थे, जब एक्सपेंस पे किए तो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस, एक्सपेंस जब पे करते थे। और अगर एक्सपेंस पे नहीं किए हैं तब भी कैपिटल से माइनस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का नया कॉलम बनता था लाइबिलिटी साइड में। तो अभी भी वही किए हैं, एक्सपेंस को रिकॉर्ड तो करेंगे ही और दूसरा पे नहीं किए हैं इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का कॉलम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 33, इसका ऑपोजिट प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, और नहीं है ज्यादा, मैं देख लिया, और ज्यादा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे टेस्ट होगा फिर। ठीक है, जर्नल्स का क्यों मंडे टेस्ट रखेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत टाइम है, आज वेडनेसडे ही हुआ है, अभी से ही पढ़ना चालू करने से मंडे तक हो जाएगा जर्नल। वही तो, ट्रांजेक्शन ज्यादा है। हाँ, एमसीक्यू, हाँ तो भी तो तुक्का मार ही देंगे कैसे ना कैसे। ठीक है, करना हेडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, दिवाली छुट्टी है या नहीं है? कुछ दिवाली ऐसे कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, जो एक दिन दिवाली पड़ेगा उस दिन छुट्टी हो जाएगा बस, और क्या। दिवाली कब का है? 4 तारीख का है ना? क्या पड़ रहा है? नहीं नहीं,
4 तारीख कौन सा डे पड़ रहा है बताओ मुझे? सैटरडे पड़ रहा है। थर्सडे पड़ रहा है ना? हाँ, तो फायदे में रह गए तुम लोग। 5 को 3 को तो छुट्टी होगा, फ्राइडे का देख लेंगे, है ना? मंडे तो है ही क्लास, और फिर अगर ये फ्राइडे छुट्टी हुआ अगर, तो फिर संडे को क्लास होगा फिर एक्स्ट्रा, तो वैसे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो छुट्टी एक मतलब टेक्निकली एक ही दिन का मिलेगा, ऐसे कोई बहुत बड़ा दिवाली का क्या महीना महीना पर थोड़ी छुट्टी होगा कोई। ठीक है, देखना प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब था जो पैसा ड्यू है लेकिन हम दिए नहीं है, और प्रीपेड मतलब ड्यू नहीं है, एडवांस में दे दिए हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, लिखना द एक्सपेंसेस which are the expenses which are not due but paid in advance. The expenses which are not due but paid in advance. It is an asset for the business. बिजनेस के लिए एक प्रकार का एसेट है। इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। ठीक है, द जर्नल एंट्री विल बी ठीक है, पर ध्यान से देखने से समझ में आएगा लॉजिक। ठीक है, एंट्री अगर लर्न करना है तो एंट्री तो बहुत आसान है, इसका उल्टा एंट्री। एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग है, वो है प्रीपेड टू एक्सपेंस, उल्टा एंट्री है। ठीक है, लेकिन लॉजिक देखना क्या लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहला तो प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, जैसे आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी है, प्रीपेड हमारे लिए एसेट है, एडवांस में पैसा दे दिए हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं देना पड़ेगा, फायदा होगा, तो एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट, और एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। ये आसान है। ठीक है, दूसरा और एक क्या आएगा देखना है हमको। ठीक है, देखना अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हर महीना सपोज सैलरी देते हैं 1000 का। ठीक है, तो हम लोग 12 महीना तो सैलरी दिए, एक एक करके ऐसे 12 महीना सैलरी दिए। ठीक है, तो हम एंट्री पास किए, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 12,000 12,000। ठीक है, फिर हम एक महीना का सैलरी एडवांस में दे दिए, प्रीपेड एक महीना का सैलरी और एडवांस में भी दे दिए। ठीक है, तो हम एंट्री पास कर दिए, सैलरी टू कैश 13,000 13,000, 1,000 करके 13 बार दे दिए, देना 12 बार था, एक बार एक्स्ट्रा दे दिए, 13 बार दे दिए। तो हम एंट्री पास कर दिए, सैलरी टू कैश 13,000 13,000, ये हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम देखें कि ईयर के एंड में सैलरी कितना रुपए डेबिट हो गया है, 13,000 डेबिट हो गया, लेकिन क्या ये साल भर का खर्चा सच में 13,000 है? नहीं, साल भर का खर्चा सिर्फ कितना है, 12। ये तो तुम 1,000 एक्स्ट्रा दिए हो एडवांस में, वरना सैलरी का खर्चा तो था 12,000 ही, तुम जबरदस्ती 1,000 एक्स्ट्रा दे रखे हो, तो इसलिए तुमको दिख रहा है सैलरी 13,000 दिए हैं, 13,000 का खर्चा हुआ है, लेकिन इस साल का खर्चा कितना है, सिर्फ 12,000। ठीक है, तो इसका मतलब सैलरी 1,000 फालतू में हम ज्यादा लिख दिए हैं, जो कि होना चाहिए 12,000, लेकिन लिख कितना दिए हैं, 13,000। तो 1,000 से एक्सपेंस को कम करेंगे, एक्सपेंसेस को क्लासिफिकेशन एक्सपेंस है, कम करेंगे, तो इसीलिए क्या होगा, क्रेडिट। आज समझ में आ रहा है एक्सपेंस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक्सपेंस को ज्यादा लिख दिए हैं। जब पैसा दिए हैं
तो एक्सपेंस नाम का अकाउंट ज्यादा लिख दिए, डेबिट कर दिए ज्यादा, इसलिए अभी उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो प्रीपेड एक एसेट है, वो तो ठीक है, डेबिट हुआ। दूसरा, एक्सपेंस कम कैसे हो रहा है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, एक्सपेंस कम क्यों हो रहा है? ठीक है, देना था 12,000 साल भर में, तो एंट्री होना चाहिए एक्सपेंस 12,000 डेबिट होना चाहिए, लेकिन तुम 1,000 एक्स्ट्रा दे दिए हो, तो तुम क्या एंट्री कर दिए, सैलरी टू कैश 13,000 कर दिए, हजार हजार करके 13 बार दिए, 13,000 सैलरी टू कैश 13,000। लेकिन तुम ईयर के एंड में देखे फालतू में सैलरी 13,000 डेबिट हो रखा है, लेकिन रियलिटी में इस साल का खर्चा सिर्फ कितना है, 12,000। तो सैलरी को हम 1,000 रुपए कम कर देंगे, तो सैलरी 1,000 रुपए कम होगा, मतलब एक्सपेंस 1,000 रुपए कम होगा। एक्सपेंस जब कम करेंगे तो वो क्रेडिट होगा, इसीलिए एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस। एंट्री बहुत आसान है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस क्या है एंट्री में, लेकिन उसका लॉजिक थोड़ा सा समझने का बात है कि एक्सपेंस कम कैसे हो रहा है। ठीक है, लिखना द जर्नल एंट्री विल बी, वो लिख चुके, जर्नल एंट्री विल बी, लिख लो खाली एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट, क्लियर इतना? ठीक है, तो दोनों एक जैसा ही है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, उसके बाद प्रीपेड टू एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट 34, ठीक है 34, एक्रूड इनकम क्या होता है? ये आउटस्टैंडिंग का, ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए है, एक्रूड इनकम के लिए, एक ही चीज है दोनों। एक्रूड का मतलब जो इनकम हो चुका है लेकिन अब तक मिला नहीं है, जैसे आउटस्टैंडिंग था जो एक्सपेंस हो चुका है लेकिन दिए नहीं है, ठीक उसी तरह एक्रूड मतलब जो इनकम हो चुका है लेकिन अब तक हमको मिला नहीं है। ठीक है, लिखना द इनकम which is earned but not yet received, the income which is earned but not yet received। इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा, जो पैसा हम कमा चुके हैं लेकिन अब तक मिला नहीं है तो फ्यूचर में मिलेगा, तो एक प्रकार का क्या है हमारे लिए, एसेट है। ठीक है, अब एंट्री अब बहुत आसान है, आउटस्टैंडिंग के जैसा ही लॉजिक है बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा, एसेट है, तो एसेट क्या होता है, डेबिट, तो एंट्री में क्या होगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। दूसरा, इनकम तो है चाहे मिले या ना मिले, रिकॉर्ड तो हो गई, एक्रूवल, एक्सपेंस हुआ है, पे किए या नहीं किए, रिकॉर्ड किए थे, वैसे ही इनकम तो हुआ है, मिला या नहीं मिला फिर भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इनकम क्या होता है, क्रेडिट, तो क्या होगा एंट्री टू इनकम, तो आसान सा एंट्री है, एक्रूड इनकम टू इनकम। ठीक है, एक और लास्ट पढ़ेंगे 35,
अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिल गया, प्रीपेड के जैसा ही है, जैसे एडवांस में पैसा दे दिए थे वैसे एडवांस में पैसा मिल गया है। ठीक है, लिखना द इनकम नॉट अर्नड but the income not earned but received in advance। क्या है, एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। एडवांस में पैसा मिला है, ठीक है, तो फ्यूचर में नहीं मिलेगा, या एडवांस में मिला है तो वापस भी करना पड़ सकता है, तो इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री में लाइबिलिटी क्रेडिट, तो अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे प्रीपेड में एक्सपेंस कम हुआ था, अनअर्न्ड में इनकम कम होगा, तो इनकम कम होगा तो क्या होगा? इनकम डेबिट होगा। इनकम माइनस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम माइनस डेबिट। एंट्री है इनकम अकाउंट डेबिटेड टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। ठीक है, देना चार चीज है, और एक बार थोड़ा समराइज कर दे रहा हूं चारों में क्या था। ठीक है, एक जैसा है चारों पॉइंट। देखना, एंट्री बहुत आसान है, अगर एंट्री हमको ध्यान रखना है इसका, बहुत आसान है एंट्री। ठीक है, खाली इतना पता होना चाहिए हमको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, कौन सा एसेट है और कौन सा लाइबिलिटी, खाली इतना पता होने से हो जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री होगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्रेडिट हो गया। प्रीपेड क्या है? एसेट है, तो यहां होगा डेबिट में प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, बाकी ये दोनों एक्सपेंस का बात चल रहा है, तो यहां डेबिट खाली रह गया तो एक्सपेंस, या क्रेडिट खाली रह गया तो बन गया एंट्री। अरे डेबिट क्रेडिट पता होने से बाकी तो एक्सपेंस एक्सपेंस ही लिखना है। ठीक है, ठीक उसी तरह एक्रूड एसेट है, एसेट है तो डेबिट, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, इनकम है खाली रह गया जगह, लिख देते हैं टू इनकम, काम खत्म। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही क्या है, इसमें खाली इतना पता होना चाहिए एसेट है कि लाइबिलिटी। एसेट है तो डेबिट, एक्सपेंस है तो क्रेडिट, खाली है तो टू एक्सपेंस। अगर प्रीपेड एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट खाली रह गया टू एक्सपेंस। ठीक है, दोनों एक्सपेंस था इसलिए खाली जगह में एक्सपेंस एक्सपेंस आ गया। ये इनकम था, खाली जगह में इनकम इनकम। ठीक है, तो बेसिकली एसेट या लाइबिलिटी वो देख कर डेबिट क्रेडिट लिखना है, बाकी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, इनकम है तो इनकम। बहुत आसान होता है चार। ठीक है, इतना पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी एक क्लास और लगेगा, नेक्स्ट क्लास में हो ही जाएगा कंप्लीट, और ज्यादा बचा भी नहीं, नेक्स्ट क्लास पूरा लगेगा भी नहीं। ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले थैंक यू एंड बाय बाय।